अब इस चैप्टर को पढ़ना कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो मैंने सोचा कि किस तरीके से पढ़ना बेस्ट रहेगा, कि जो पीएस कलसी बुक है वहां से थ्योरी वाली पार्ट काफी अच्छी है इसकी, कि वहां से अगर हमने थ्योरी कर लिया है तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो अब मैं इसको बुक के हेल्प से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी लिखा रहेगा, नहीं तो जैसे मैं अपने नोट से पढ़ा सकता हूँ, मतलब उसका फोटो लेकर के और यहाँ पर ये शेयर करके, लेकिन मेरे नोट्स कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, मतलब उसको आप समझ नहीं पाओगे हो सके तो, क्योंकि बस ये सब मैंने कुछ चीज नहीं लिखा है, मतलब सब चीज को मैंने काट दिया है, तो उतना शॉर्ट नोट समझ में नहीं आएगा, तो फिर मतलब नहीं है वैसे नोट्स बनाने का। तो इससे अच्छा ये है कि मैंने सोचा क्यों ना इसको बुक से ही पढ़ा दूं, जो जो रिलेवेंट पार्ट है उस चैप्टर का या कोई भी चैप्टर का। अब अब ये स्लाइड में मैंने क्या किया है कि जो रेलेवेंट पार्ट है किसी चैप्टर का, मैंने बस उसको कट कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया है, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं समझा दूंगा। तो डेफिनेटली अब बुक, कोई भी बुक हमें कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता है, या फिर कोई भी चैप्टर कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता है। तो मैं केवल किसी चैप्टर का वो पार्ट को आइडेंटिफाई करके आपको फोकस करा दूंगा जहां से क्वेश्चंस आने हैं, या फिर जहां से समझने के लिए कॉन्सेप्ट को हमें समझना जरूरी है। और साथ में साथ आप एक रनिंग नोट्स भी बनाते जाओगे, क्योंकि अगर आप सपोज दैट आपने पूरी केवल राम कहानी सुन ली प्रवचन जैसा, कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे है, तो फिर वो राम कहानी प्रवचन ही हो जाएगा, फिर ना ही एट द एंड ऑफ द क्लास आपके पास नोट्स होगा, और हो सके 2 दिन में आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। और क्योंकि जब आप नोट्स ही बना रहे होते तो काइंड ऑफ एक पैसिव लर्निंग हो रही होती है। तो फिर इसी में कौन सा पार्ट है, कौन सा नोट करने वाला है, कौन सा नोट नहीं करने वाला है, उसको भी मैं फोकस कर दूंगा यहाँ पर लगे हाथ क्लास में, और उसको लगे हाथ आप लिखते जाना। तो क्लास के बाद आपको एक नोट्स भी हो जाएगा, और फिर इस स्लाइड को रेफर करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर सबको? यस सर। तो अब चलो आ जाओ कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ये होता क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा हम मालूम करते हैं। तो बेसिकली रियल लाइफ वर्ल्ड में ऐसा होता है ना कि वी आर गिवन सम अननोन कंपाउंड और उसका सैंपल मिलता है, एंड देन वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजिंग डिफरेंट मशीन्स। जैसे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग मशीन होगा, देन एनएमआर का अलग मशीन होगा, एंड देन वो सारे डेटा को मालूम करते हैं कि भाई ये डेटा से क्या क्या डेटा निकल कर आया है, एंड देन हमारे पास एक डिक्शनरी होता है डेटा का, और उस डेटा का डिक्शनरी से मैच करते हैं हम लोग कि अच्छा यहाँ पर ये हाइड्रोजन का कुछ वैल्यू आया है, तो अच्छा इसका वैल्यू ये आया है, मतलब कि हाइड्रोजन का ये नेचर रहा होगा उस कंपाउंड में, तो ऐसा हमने बना दिया कंपाउंड। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल हम लोग मालूम करते हैं। तो अब लेकिन पॉइंट ये है कि वो एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं जिससे हमें स्ट्रक्चर मालूम चल रहा है किसी चीज का। तो इसमें ये ऐसा हो रहा है कि जो गिवन कंपाउंड है उस पर हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेज उस पर आया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेज आया तो हमने प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी पढ़ रखा है कि एनर्जी किसी भी लाइट का वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब उसमें अलग अलग फोटॉन्स होते हैं। तो ऐसा नहीं क्वांटिन्यूटी ऑफ एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर न्यू एक फ्रीक्वेंसी होगी और उसके हिसाब से उसका एनर्जी है जो पैकेट्स के फॉर्म में है, फोटॉन्स के फॉर्म में है। तो बेसिकली ये रिलेशन तो आपको सबको मालूम होगा कि E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड E इज इक्वल टू, अगर एच न्यू को आपने रख दिया है एच सी बाई लैम्डा। अब ये जो 1/λ है इसी को हम बोल देते हैं क्या, वेव नंबर। तो ये तो फॉर्मूला आप सबको मालूम होगा कि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा एंड E इज इक्वल टू एच सी न्यू। मतलब यहाँ पर एक चीज भी क्लियर हो गया कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर हमने वेवलेंथ बढ़ाई है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल रेड लाइट का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है बट एनर्जी इसकी लोवेस्ट होती है। तो ये तो हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो एनर्जी है ऐसा क्या इंटरेक्शन कर रहा है हमारा गिवन मॉलिक्यूल का सैंपल है उसमें। तो अब हमें ये भी मालूम है कि कोई भी मॉलिक्यूल में उसमें भी एनर्जी कहीं ना कहीं क्वांटाइज्ड होती है। वो क्वांटाइज कैसी होती है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैसे, या तो भाई वो 1s में होंगे, या तो 2s में होंगे, या तो 2p में होंगे, एंड सो ऑन।
तो अगर इसे 1s से 2s में जाना होगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट ही ये एब्जॉर्ब करने वाला है, या फिर अगर इसे 1s से 2p में जाना होना होगा तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट ही एब्जॉर्ब करने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि ये 1s से कहीं बीच में जाकर अटक जाए और फिर से यहाँ से वापस आ जाए, ऐसा ये कभी नहीं होने वाला। ये इनफैक्ट स्टार्ट में एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा अगर उतना लाइट एनर्जी उसके पास अवेलेबल नहीं रहने वाला है। तो बस इसी फेनोमेनन को हम लोग रेगुलेट मॉनिटर करते हैं कि भाई जो गिवन कंपाउंड है उसने कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को उसने एब्जॉर्ब करा है, एंड देन अब क्योंकि हमें तो ये मालूम है कि जो 2p है या फिर कोई भी हायर एनर्जी है इसकी एनर्जी हाई है। अब हायर एनर्जी मीन्स अनस्टेबल, तो ऑब्वियसली जो गिवन इलेक्ट्रॉन है वो नीचे भी वापस आने वाला है। नीचे आने वाला है मतलब वापस ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा। अब जब वापस ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो कोई ना कोई ये एनर्जी एमिट करने वाला है, बिकॉज जब ये ऊपर जा रहा था तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था, बट व्हाइल कमिंग डाउन इट विल बी एमिटिंग द एनर्जी। अब जो ये एनर्जी एमिट करा है इसी के सामने हमने देखा और इसी को हमने मशीन वगैरह से देखा कि भाई कितने एनर्जी एमिट करा है, और उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को हमने मालूम कर लिया। तो ये इतनी पूरी राम कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, बट सिंपल आप इसको 2 लाइन में आप इंट्रो लिख लो। इस चीज को इंट्रो में आप यही लिखो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज the process of finding या फिर determining स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख लो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एनी unknown sample by irradiating a sample with light of given frequency, या फिर न्यू लिखो, न्यू लिखा जाता है ऐसे, with light of given frequency, with light of given frequency। एटम और मॉलिक्यूल undergo transition from lower energy state to higher energy state। इसको अगर हमने E1 कह दिया to higher energy state E2, to higher energy state E2, but higher energy state E2 being unstable, so molecule de-excites, de-excites back to a state E1, back to a state E1,
by releasing equivalent amount of energy, by releasing equivalent amount of energy. This delta E जो एनर्जी एमिट हुआ, this delta E is directly related to a structural property of molecule, and thus a structural identification of molecule is done. Thus, a structural identification of molecule is done. आगे चले। yes sir, अब पॉइंट ये आता है कि अब अगर हमने सिंपल व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट में तो काफी सारे काफी मतलब हर एक तरीके के लाइट होते हैं उसमें, या फिर सिंपल, या फिर अगर कोई भी लाइट जब तक मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा उसमें मतलब कि सारे वेवलेंथ के होंगे लाइट। अब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें सारे तरीके के लैम्डा होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम गामा रेज टू एक्स रेज टू वैक्यूम यूवी, तो सारे का सारा। अब इनका एनर्जी भी अलग अलग होता है सबका, क्योंकि गामा रेज का एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है, एंड देन लोवेस्ट होता है अपना एनएमआर का, रेडियो वेव्स का अपना लोवेस्ट एनर्जी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग एनर्जी उनका जो काम होगा वो भी अलग अलग होगा। कैसे? जैसे गामा रेज और एक्स रेज तो इतने ज्यादा टफ होते हैं, इतने ज्यादा क्या कह लो हार्मफुल हो जाते हैं कि वो हमारे बॉडी को भी वो हार्मफुल हो सकता है, बट रेडियो वेव्स कुछ खास ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसी कारण सिमिलरली जब इनकी एनर्जी अलग अलग होगी तो वो मॉलिक्यूल कैसा है, वो सैंपल का जो मॉलिक्यूल है उस पर इफेक्ट्स भी अलग अलग ही होंगे। ये तो बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है ये। अब वो इफेक्ट्स अलग अलग होंगे तो बेसिकली इफेक्ट्स वो होते क्या है, अलग अलग। अब वो अलग अलग इफेक्ट्स को यूज करके ही अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी को किया जाता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो पहला तीन है गामा रेज, एक्स रेज और वैक्यूम यूवी, ये तो भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि ये तो मॉलिक्यूल को बिल्कुल तोड़ फोड़ देता है, इससे हमें कुछ फायदा ही नहीं होना है, कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ये रहने नहीं देता है ये। तो ये इसका कुछ खास हमें काम नहीं है, तो इसको आप नोट में तो हम लिख लेंगे, लेकिन पहले आप पूरी कहानी समझ लो, फिर आप बताऊंगा मैं कौन से पार्ट को नोट करना है इस गिवन स्लाइड से। तो ये वाला पार्ट का हमें ज्यादा कुछ खास यूज होता ही नहीं है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में। लेकिन ये जो हमारा यूवी और जो विजिबल लाइट है इससे हमारा कुछ कुछ यूज होता है। वो यूज क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिशन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर ये सी डबल बॉन्ड सी है तो हमें मालूम है कि भाई ये पाई बॉन्ड है, तो इसमें पाई स्टार नाम का भी कोई ना कोई इसमें बॉन्ड होने कोई ना कोई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा ही होगा, और ये हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से मालूम है। तो इसमें क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइट कर देगा पाई से लेकर के पाई स्टार तक, तो यही करेगा काम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला काम कर रहा है। इसके थोड़ा सा और कम एनर्जी में चले जाओ तो वो एनर्जी आएगी अपनी इंफ्रारेड लाइट आ जाएगी। तो इंफ्रारेड क्या करता है कि जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं ये इनको इफेक्ट करता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ है तो इसकी कोई वेवलेंथ एक फिक्स नहीं होती है। मतलब एक तो जो बॉन्ड लेंथ, एक बॉन्ड लेंथ तो एक मीन हम लोग बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं ना, जो भी हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ गिवन कंपाउंड का या गिवन बॉन्ड का, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का अपना 154 एंगस्ट्रॉम है, तो ये तो इसका कह लो तो एक मीन बॉन्ड लेंथ है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होता ही होता है। सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ में भी ये वाइब्रेशन होगा,
इसमें कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर ये अपना एक्सपेंशन होगा। ये पूरा इसका ऐसे वाइब्रेशन होने वाला है अगर हमने इंफ्रारेड लाइट इस पर अगर फॉल कराया है गिवन मॉलिक्यूल पर और उस सैंपल में C डबल बॉन्ड O है तो ये हो गया। ये अगेन रोटेशनल मोशन हमें नहीं पढ़ना है, इसी कारण इसको अभी स्किप मारते हैं। अगला क्या है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। तो न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करते रहता है, ये हमेशा इसकी स्पिनिंग होते रहती है, ठीक है। अब ये उस पर भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं। जैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल ट्रांजिशंस में है कि एक ट्रांजिशन यहाँ पर एक स्टेट एनर्जी E1 हुआ, देन अपना ये E2 हुआ, ठीक है। सिमिलरली न्यूक्लियर स्पिन का भी अलग अलग लेवल होता है, वो जो NMR में आएंगे तो वापस फिर से पढ़ेंगे, बट स्टिल अभी के लिए इतना जान लो कि न्यूक्लियर स्पिन में भी एक अलग अलग लेवल होता है। और जैसे ही हमने रेडियो NMR दिया है तो ये ट्रांजिशन यहां से यहां तक ये ट्रांजिशन कर जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है ना कि अगर हमने लाइट केवल रेडियो NMR दी है तब तो केवल ये एक ही चीज होने वाला है, ठीक है, केवल न्यूक्लियस स्पिन ट्रांजिशन होगा। बट अगर इंफ्रारेड लाइट दिया है तब तो ये दोनों चीज हो जाएगा ना, बिकॉज ये तो इसके एनर्जी के अंदर में ही तो आएगा। ये जब अगर इंफ्रारेड अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कर सकता है तो रेडियो NMR भी कर ही सकता है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। सिमिलरली अगर हमने यूवी लाइट दे दिया है तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सकता है, जब इसके पास इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा सकता है, तो भाई मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी तो कराएगा ना, ये भी लॉजिकल बात है। अब इसी कारण अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं वो इतने ब्रॉड क्यों होते हैं। तो ब्रॉड वो इस कारण होते हैं क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पर मल्टीपल वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होता है, मतलब सबसेट। यहाँ पर इसकी ν1, इसका यहाँ पर वाइब्रेशन लेवल V2, सिमिलरली E2 के लेवल पर रहेगा अपना ये V1, ये रहेगा अपना V2। तो जब हम यूवी रेज दे रहे हैं ना तो केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है, साथ ही साथ ये अब यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, तो ये E1 से लेकर के E2 का V1 पे जा रहा है कि V2 पे जा रहा है, वो तो डिपेंड करेगा एग्जैक्ट लाइट के एनर्जी पे। और इसी कारण जब भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो दिस इज ऑलवेज ब्रॉड इन नेचर। ये क्वेश्चन आता है साफ साफ कि वाई आर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ब्रॉड इन नेचर। तो इसका हम यही डायग्राम बनाते हुए पूरी की पूरी कहानी हम उसमें लिख देंगे। ठीक है सबको, यहां तक कोई दिक्कत? यस सर, क्लियर है। तो आप एक काम करो, अब इसके बाद काम करो, आप सबसे पहले बनाओ ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाओ और ऊपर में टॉपिक डाल दो आप कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑन द मॉलिक्यूल, effect of light of different energy on the molecule, effect of light of different energy on the molecule। और ये पूरा आप डायग्राम बना लो। ये पूरा डायग्राम बना लो आप यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। और साथ में साथ ये देखो इस साइड में यहाँ पर यही चीज मैंने मेंशन करा है, तो इसके सामने में भी यही 3 टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़नी होती है। तो ये जो हमने 3 पढ़ा है 1 2 3, इसी के सामने ये लिख लेना कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल है तो ये लैम्डा इसका कितना होगा 200 to 750 नैनोमीटर। और ये इफेक्ट क्या करेगा, चेंजेस इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स विद इन द मॉलिक्यूल। एंड सेकंड इज इंफ्रारेड, तो इसका लैम्डा भी आप नोट कर लो और लिख दो चेंजेस इन द वाइब्रेशन एंड रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। देन थर्ड इज NMR, तो इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो ये बेसिकली इसी के सामने लिख देना इन तीनों को।
ये डायग्राम आप अवॉइड कर सकते हो बिकॉज इसी का ये रिपीटिशन है, तो इसको आप चाहो तो छोड़ दो, बस ये इंपॉर्टेंट है। सबका हो गया? सर एक बार न्यूक्लियस स्पिन का बताएंगे आप फिर से? इसमें लिख लो कि अभी फिलहाल क्या ले लिया, आप ये लिख लो कि देयर आर डिफरेंट न्यूक्लियस स्पिन एनर्जी, देयर आर डिफरेंट न्यूक्लियस स्पिन एनर्जी लेवल्स there are different nucleus spin energy levels on irradiation of radio wave, on irradiation of radio wave, on irradiation of radio wave. This nuclear spin transition, this nuclear spin transition, एक बार रिपीट। there are different nucleus spin energy levels, there are different nucleus spin energy levels there are different nucleus spin energy levels on irradiation of sample, on irradiation of sample by radio waves, by radio waves, nuclear spin transition happens. Nuclear spin transition happens, which leads to changes in the magnetic properties of nuclei, nuclei या फिर atomic nuclei, because nuclei तो atom का ही होगा ना, which leads to changes in the magnetic properties of atomic nuclei. NMR फिर से वापस आएगा प्रॉपर, क्योंकि सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमें
अलग अलग देखेंगे सारी चीजों को, तो वहां पर फिर से आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। और वहां पर तो एग्जांपल्स भी आएंगे कि हाइड्रोजन एनएमआर देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं तो कैसे हो रहा है हाइड्रोजन एनएमआर एग्जैक्टली। तो वो इश्यू नहीं है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हो गया, अब आगे चलते हैं फिर। सबने नोट कर लिया ना? यस सर। तो अब चलते हैं पहला स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। यही सिंपल सा इंट्रोडक्शन था स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमने सैंपल पर दिया है, तो अल्ट्रावायलेट रेज का विजिबल रीजन क्या होता है, बेसिकली वो तो 800 टू 400 नैनोमीटर होता है, और जो अल्ट्रावायलेट रीजन है वो 400 टू 200 नैनोमीटर तक होगा। ये जस्ट हम उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये एनर्जी वाइज है, ठीक है। ये एनर्जी इसकी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। इसके लिए ये मत सोचना कि हम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जा रहे हैं, ये इनफैक्ट हाई वेवलेंथ टू लो वेवलेंथ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा काम इसका ही आने वाला है, अल्ट्रावायलेट रीजन का ही, 200 टू 400 नैनोमीटर वाला। बट थोड़ा थोड़ा मतलब कहीं कहीं कोई कोई कंपाउंड होगा जो कि एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के कारण। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कैरेट वगैरह जो है ना, वो इतना कलरफुल क्यों होते हैं, कलरफुल इस कारण होते हैं क्योंकि कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होता है उसमें। और जैसे ही हमने उस पर अगर विजिबल लाइट दिया है तो फिर विजिबल लाइट फिर वो रिफ्लेक्ट करके हमें वो विजिबल वो दिखता है। कॉन्जुगेशन का फंडा क्या है वो आगे हम आने वाले हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके अल्ट्रावायलेट रीजन्स वाले ही आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला आप ये नोट कर लो कि अल्ट्रावायलेट रीजन lambda is 400 to 200 nanometer. Is 400 to 200 nanometer, and ये जनरली यूज किसके लिए किया जाएगा, इज प्राइमरली यूज टू मेजर द मल्टीपल बॉन्ड और एरोमेटिक कॉन्जुगेशन विद इन द मॉलिक्यूल। ये मल्टीपल बॉन्ड क्यों क्यों कर रहा है, बिकॉज ये अभी नीचे में इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तभी जाकर के ये पाई टू पाई स्टार का ट्रांजिशन होगा, बिकॉज ये एनर्जी हम उतना ही दे रहे हैं अल्ट्रावायलेट में। इसी कारण मल्टीपल बॉन्ड जरूरी है, और जनरली ये मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का ही स्ट्रक्चर हम ये फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इसको नोट कर लो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज प्राइमरली यूज्ड टू मेजर द multiple bond or aromatic conjugation within the molecule. स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के एसटीआर फाइंड करने वाले। थ्योरेटिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। आपको आगे में मोस्टली तो न्यूमेरिकल ही रहेगा उसका एप्लीकेशन, बट थ्योरेटिकल भी कहीं कहीं रहने वाला है। जैसे वो फ्रैंक फॉन डॉन प्रिंसिपल पूछ देगा क्या होता है। और एनीवे अगर आपकी थ्योरी आपको समझ में नहीं आया ना, तो फिर आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। इसी कारण थ्योरी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको इस टॉपिक के लिए। तो ये हो गया अपना कि इसको हमने ये करा है। अब देखो बेसिकली पॉइंट क्या आ रहा है कि ये अपना केवल यही ट्रांजिशन क्यों हुआ, क्योंकि जब यूवी लाइट है तो उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है ना, तो वो पर्टिकुलर एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग ही केवल ट्रांजिशन हुआ, और जो कि पाई स्टार पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल से पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और इसी एनर्जी से हमने मालूम किया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर नोट करने वाली बात चीज समझ में आ गई हमें, बट केवल इस लाइन को नोट कर लो आप कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन दिस रेडिएशन is sufficient to cause an electronic transition in a molecule from occupied molecular orbital to anti-bonding molecular orbital. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना ही एनर्जी हो पाता है कि ऑक्यूपाइड जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उससे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तक में एनर्जी को वो पहुंचा पाए। यहाँ तक सबको हो गया, आगे चले। एक मिनट।
ये वाले पार्ट को नोट नहीं करना है, अभी मैं आगे फिर से आऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्रोमोफोर वगैरह क्या होता है जी। हो गया सर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये मल्टीपल टाइप का हो सकता है। कैसे? अब जैसे ये मान लो कि हमारे पास सपोज दैट ये कुछ ऐसा बॉन्ड, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, और ये अपना मॉलिक्यूल है ये CH3 डबल बॉन्ड OH। अब सबसे यहाँ पर है तो बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड भी हैं, CH का बॉन्ड है, ये अपना बहुत सारा बॉन्ड है, बट जैसे कि मैंने क्या बताया कि इसका मोस्टली इसका यूज होता है मल्टीपल बॉन्ड का पहचानने के लिए ही। तो अब यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O का, बट यहाँ पर क्या है ना, C डबल बॉन्ड O में अब ये सिग्मा बॉन्ड भी है, अब ये पाई बॉन्ड भी है, और साथ में साथ क्या है, इसके पास एक लोन पेयर भी तो है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी है। तो यहाँ पर जब भी ये वाले खास करके इसके लिए अगर मैं मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा तो इसके लिए क्या होगा, एक तो हमारा सिग्मा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, फिर हमारा जस्ट इसके ऊपर कौन सा रहने वाला है, पाई का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। जैसे यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए, देन यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर NBMO कह लो तो इसको, एंड देन अब जब पाई है तो पाई स्टार भी होगा ही होगा भाई, अब सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा ही होगा। अब होगा क्या ना कि यहाँ पर जब भी हम अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे तो मल्टीपल ट्रांजिशंस होगा, या तो सिग्मा, या फिर आप सिंपल आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है तो सिग्मा से सिग्मा स्टार भी जाएगा, और यहाँ पर तो ये एंटी नॉन बॉन्डिंग भी है, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार भी जा सकता है, पाई से पाई स्टार भी जा सकता है, एन से भी सिग्मा स्टार जा सकता है, या फिर एन से पाई स्टार जा सकता है। तो बेसिकली मल्टीपल ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल हैं। मल्टीपल ट्रांजिशन क्या क्या पॉसिबल हैं, या तो वो सिग्मा से सिग्मा स्टार चला जाए, या फिर वो पाई से पाई स्टार चला जाए, या फिर वो एन से सिग्मा स्टार चला जाए, या फिर वो एन से पाई स्टार चला जाए। तो बेसिकली मल्टीपल ट्रांजिशन हमारे पास पॉसिबल हैं। अब देखो, अब बात क्या है कि अब आपको क्या दिख रही है सबसे बात, कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है ना, ये सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल का है, एनर्जी E1 मान लिया, कह दिया हमने इसको। अब ये इतना ज्यादा एनर्जी हो जाता है ना कि अगर हमने केवल अल्ट्रावायलेट लाइट दिया है तो ये ट्रांजिशन होगा ही नहीं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट में केवल इतना ही एनर्जी है कि या तो वो पाई से पाई स्टार करवा पाए, या फिर केवल N टू पाई स्टार करवा पाए। ठीक है, तो जनरली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका दूसरा नाम है, इसमें जनरली हम पाई टू पाई स्टार या फिर N टू पाई स्टार, यही 2 ट्रांजिशन को हम लोग मालूम करते हैं, जिससे कि हम मालूम करते हैं कि हाँ भाई इसमें एक डबल बॉन्ड ये रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड द एनर्जी लेवल का। इसके बाद आएंगे हम सेपरेटली अलग अलग ट्रांजिशन पर, कि सारे ट्रांजिशंस का एग्जैक्टली एनालिसिस करेंगे और कैसे मालूम करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल में कौन सा ट्रांजिशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये मालूम करो, लिखो, और जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोट डाउन करके कि ये N टू पाई स्टार है और ये दूसरा वाला पाई टू पाई स्टार है, इसको आप नोट कर लो फटाफट। और इसके बाद जस्ट एक लाइन लिख लो, ये सबका हो गया ना। Yes, sir. अब इसके बाद एक लाइन लिख लो, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी
डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी और लैम्डा ऑफ लाइट is absorbed, there can be various transitions. 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 सर वेरियस के साथ साथ मल्टीपल भी पॉसिबल है? हाँ, मल्टीपल ही पॉसिबल है। जैसे अगर इस वाला है सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है और साथ में लोन पेयर भी है, तो सारे के सारे होंगे। सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होगा, पाई टू पाई स्टार भी होगा, एन टू पाई स्टार भी होगा। बट अगर हम अल्ट्रा वायलेट में देख रहे हैं तो हमें कौन दिखेगा इसमें, केवल ये बता दो। सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। नहीं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं दिखेगा ना, पहले मैंने बताया ना, ये अभी आएगा, फिलहाल मैं आगे जा रहा हूँ। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं दिखेगा क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई है और उतना एनर्जी हमने दिया ही नहीं है, या फिर अगर हमने दिया है तो वो दूसरे रेंज में चला जाएगा, मतलब वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के ऊपर वाला रेंज में चला जाएगा, वो अल्ट्रा वायलेट में आएगा ही नहीं आएगा। क्लियर है? तो हमें दिखेगा कौन, केवल पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। अब बेसिकली वही टॉपिक अगला हमारा, सारे सेपरेटली देखेंगे अब हम। तो सबसे पहले है देयर कैन बी वेरियस ट्रांजिशंस, इसमें कि फर्स्ट है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब इसको पहले अब समझ लेते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार कहां पर होगा। सपोज दैट कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, वो केवल ऐसा है CH3 और ये मान लो सिंपल X, या फिर आप सिंपल CH4 ही मानो, CH3 ये H। तो इस केस में क्या है कि इसकी जो एनर्जी जो होगी ना, अब अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो केवल ये सिग्मा आएगा और क्या आएगा, सिग्मा स्टार आएगा। इसमें पाई पाई स्टार एन वगैरह कुछ नहीं आने वाला। अगर मैं इसको अगर मैं मान रहा हूं, ये क्या है अपना सैचुरेटेड अल्केन, अब ये सब कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर मैंने लाइट दिया है इसको, तो ये तो बहुत ही हाई एनर्जी का लाइट ये एब्जॉर्ब करने वाला है ना। अब ये जो हाई एनर्जी लाइट है ना, ये इतना ज्यादा हाई है कि इसका जो लैम्डा है कोरस्पॉन्डिंग, ये अराउंड 130 या फिर 140 नैनोमीटर के बीच में आता है। अब जब 140 नैनोमीटर के बीच में आ रहा है और हमारे पास कोई ऐसी मशीन है ना, वो मशीन केवल यूवी लाइट है, उसी को केवल डिटेक्ट कर रहा है ये। तो ऐसा अगर हमने कंपाउंड डाला है ये वाले मशीन में, तो इस कंपाउंड को डिटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये? इस कंपाउंड को डिटेक्ट ये नहीं करने वाला है, बिकॉज ये 130 टू 140 नैनोमीटर का लाइट ये मालूम कर रहा है, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी कारण जो मोस्टली जो एल्केन होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट इन द यूवी रीजन। ट्रांसपेरेंट क्यों कह दिया हमने? बिकॉज कुछ यहाँ पर बना ही नहीं है। अगर हम यहाँ से मशीन से कुछ अगर आउटपुट निकालेंगे तो कोई आउटपुट यहाँ पर निकल के आया ही नहीं, बिकॉज ये कितने का मेजर कर रहा है। इसको भाई चाहिए कि मुझे ना 200 टू 400 वाला कुछ अगर खाना दो तो मैं खाऊंगा या फिर मैं शो करूंगा, लेकिन अगर 200 से कम वाला, 200 नैनोमीटर से कम वाला वेवलेंथ का एनर्जी को वो शो नहीं करने वाला। इसका मतलब ये है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और खास करके ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहां पर कि सैचुरेटेड एल्केन्स हैं, तो वहां पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा और वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक?
यस सर। अब इसी के बारे में अब 2-3 पॉइंट्स लिख लेने हैं जो कि आपको नोट मेकिंग में होगा कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन होगा, एंड अगर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी तो सबसे कम इसकी वेवलेंथ होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला पॉइंट यही है कि मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये प्रॉपर्टी किसका है? ये प्रॉपर्टी है कंपाउंड का हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये डेटा ना वेरी करते रहता है, कोई इसमें बड़ी इशू मतलब कोई ऐसा खास नहीं, ज्यादा कुछ काम का नहीं है। आप 130 140 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हाँ इतना लिख लो जरूर कि लेस देन 170 बस, कि इट अब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ लैम्डा लेस देन 170 नैनोमीटर। इट अब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ लैम्डा लेस देन 170 नैनोमीटर। 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, और इसी में आगे लिख लो कि सिंस इट अब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ लेस देन 170 नैनोमीटर, so UV spectrometer is unable to identify such transitions because UV records, because this spectroscopy या फिर स्पेक्ट्रोमीटर जो भी मशीन है records because this spectrometer या spectroscopy records transition of lambda greater than 120 या फिर 190 या 200 कुछ लिख दो, 190 400 नैनोमीटर। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट पहले आप समझ लो उसके बाद लिखना आप, कि फोर्थ पॉइंट में कह रहा है ना कि इट इज एन अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन इस कारण है, अभी हम आगे फिर से आएंगे यहाँ पर, कहाँ गया, कि सिलेक्शन रूल्स पर आएंगे। ठीक है, कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होता है कौन सा अलाउड नहीं होता है। बट फिलहाल के लिए आप केवल इतना ध्यान रखना कि इसमें क्या है ना, अगर वो सिमिलर टाइप वाले में ट्रांजिशन हो रहा है ना, मतलब अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार मतलब सिमिलर टाइप, पाई टू पाई स्टार सिमिलर टाइप, बट एन टू पाई स्टार वो अनसिमिलर है, और फिर जो एन टू सिग्मा स्टार ये भी अनसिमिलर है, तो ये वाला अनसिमिलर वाला जो होगा वो अलाउड नहीं होगा, और जो सिमिलर होगा वो आपका अलाउड होगा। तो क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार दोनों सिमिलर सा है, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार सिमिलर है, इस कारण अलाउड ट्रांजिशन होगा, और जब अलाउड होगा तो ऑब्वियसली इसकी इंटेंसिटी हाई होगी, एंड इंटेंसिटी को हम शो करते हैं एप्सिलॉन से, एंड दैट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4। ये नंबर आप बिल्कुल याद रखना कि इसके रेंज में ये आता है।
हमने यहाँ पर लैम्डा ग्रेटर देन 190 to 400 नैनोमीटर लिखा है ना, हाँ, हमने लैम्डा इज इक्वल टू क्यों नहीं लिखा है? इक्वल टू भी चलेगा, वो कोई इशू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 190 इक्वल टू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे चले। यस सर। अब देखो इसको फटाक से देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर लिखा था। इन सैचुरेटेड एल्केन लाइक इथेन होमो इज सिग्मा बॉन्डिंग एंड लूमो इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एमो, बिकॉज क्यों यहाँ पर हमारे पास कोई पाई बॉन्डिंग है ही नहीं, तो इसी कारण जो होमो और लूमो ये दोनों को दोनों। अब देखो यहाँ पर होमो लूमो बेसिकली यही होता है ना कि ये आप होमो लूमो कॉन्सेप्ट सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या है, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होमो ये हो गया, और ये अपना हो गया लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये सबको मालूम होगा। तो ये अपना लूमो हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन सा हुआ, दैट कैन अकर इन्वॉल्व द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग एमो इज अ हाई एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब जब हाई एनर्जी रहने वाला है तो इसका लैम्डा भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा, हाई एनर्जी मतलब कम लैम्डा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, since sigma bonds are strong and the energy separation between bonding and anti-bonding MOs, ये energy separation ये वाली बहुत ज्यादा लार्ज है, इसी कारण क्या हो जाएगा, तो उसका लैम्डा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम होगा। Therefore, alkanes are transparent in the accessible UV region above 200 नैनोमीटर। ये accessible UV region क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई हमारे जो मशीन है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली वो जनरली above 190 200 वाले को ही शो करता है, और जो उनका सॉल्वेंट जिसमें हमारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है। इसी कारण फिर बोला द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। ये क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन विद एग्जैक्टली द सेम डिफरेंस एज एनर्जी बिटवीन द बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग लीड्स टू द, कोई पुरानी बात जो हमने पढ़ रखा था पहले, अभी वो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था। फिर क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर्स इजीली डिटेक्ट रेडिएशन फ्रॉम 200 to 400 नैनोमीटर एज वेल एज द इंटायर विजिबल रीजन, मतलब उसके ऊपर वाला भी चला जाएगा, केवल 400 नहीं। जनरली हमारे एग्जाम में ऐसा होगा कि केवल 400 तक का वाला ही सवाल आएगा, बट 400 से ऊपर 700 तक भी वो फाइंड कर सकता है, बट इसको मैंने बताया केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट हायर एनर्जी दैट इज बिलो 200 नैनोमीटर, हाई एनर्जी लो लैम्डा, the atmosphere begins to absorb strongly and the spectroscopy in this region is more difficult and therefore requires a specially designed high cost instrument। फालतू की बात, मतलब पॉइंट ये है कि हमें केवल डबल बॉन्ड वाला रहेगा कोई कंपाउंड, तो उसी को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये इतना पॉइंट सिग्मा टू सिग्मा स्टार का सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। एक चीज आप काम कर सकते हो, क्लास जब खत्म हो ना तो एक बार आप रीडिंग दे सकते हो बुक की, ताकि क्योंकि आपने यहाँ पर एक बार समझ लिया क्या चल रहा है पूरा, और फिर एक बार आप क्लास में जाकर घर पे जाकर देख लोगे, घर पे मतलब तो हो ही होगी सब लोग, उसके बाद देख लोगे कि क्या फिर से बुक में लिखा हुआ है। जो अगला है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किसमें होगा कि वहां पर सिग्मा बॉन्ड तो रहना ही रहना चाहिए, बट साथ में क्या होना चाहिए, एन जो एंटी बॉन्ड एन जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो ट्रांजिशन करेगा सिग्मा स्टार को। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर अब इस वाले कंपाउंड में जैसे मान लो कोई कंपाउंड है CH3Cl, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में सिग्मा होगा, सिग्मा स्टार होगा, और बीच में क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना N नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा का भी यहाँ पर है फुलफिल्ड, और सिग्मा और यहाँ पर ये वाला भी फुलफिल्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्रांजिशन तो ये वाले भी होगी, बट ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि इन जनरल जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है ये तो भाई ट्रांसपेरेंट ही रहने वाला है, तो ये तो कुछ खास काम का है ही नहीं हमारे लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन जो एन टू सिग्मा स्टार है ना, ये भी इतनी हाई एनर्जी है कि जनरली ये भी ट्रांसपेरेंट ही रहेगा हमारे लिए यूवी का स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन है हमारा, जितना सारा ट्रांजिशन हमने पढ़ा है। तो ये भी जनरली क्या हो जाएगा कि ये अराउंड ये भी रहेगा, मतलब 200 में रहेगा नैनोमीटर के अराउंड में,
बट जनरली इसका भी हमारा उतना यूज नहीं आने वाला है जितना कि यूज हमारा n टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार का आएगा। तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट को नोट कर लो। पहला पॉइंट ये है कि इट इज द सेकेंड मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन, इट इज द सेकेंड मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन in those compounds which contain heteroatom, because heteroatom रहेगा तभी उसके पास सिग्मा बॉन्ड भी रहने वाला है और lone pair भी रहने वाला है। that is alkyl halide, alcohol, ether, amine, कुछ भी। थर्ड पॉइंट है such a transition takes place in between 170 to 220 नैनोमीटर। ऑब्वियसली लैम्डा यहाँ पर हाई हो गया बिकॉज ये एनर्जी जो है इस एनर्जी से कम है। देन लास्ट इट इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन क्यों है? बिकॉज ये n टू सिग्मा स्टार जा रहा है, तो ये दोनों अलग अलग नेचर का है। ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार था, सेम नेचर का था, इस कारण वो अलाउड था। n टू सिग्मा स्टार अलग अलग नेचर का है। अब जब फॉरबिडन ट्रांजिशन रहेगा तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा बहुत कम रहने वाली है, एंड दैट इज लेस देन 100। फॉरबिडन ट्रांजिशन सो लेस देन 100। Name and author of this book, P.S. Kalsi। जय IIT। यार इसको बहुत जल्दी भागना होता है यार, डेली के डेली। क्लास थोड़ा लेट में स्टार्ट करा था ना हमने, शायद 7:50 से स्टार्ट करा था। 10 मिनट और कर लो यार, 10 मिनट और कर लो। सर करा दीजिए। हाँ ठीक है, PDF मैं शेयर कर दूंगा ये वाले अपने ग्रुप में। आगे चले, सबका हो गया ना ये? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं अगले ट्रांजिशन पे। अब देखो सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट इसी का रहने वाला है। कैसे? ये देखो इस ट्रांजिशन में क्या था हमारा कि ये जो ट्रांजिशन है ज्यादा काम का नहीं है। ये जो हमारा कहा गया नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा बॉन्डिंग होने वाला है, ये भी ज्यादा काम का नहीं है। सबसे ज्यादा काम का हमारा ये वाला दोनों है, ये वाला और अपना ये नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार वाला ये वाला, ये दोनों काम का होने वाला है, क्योंकि इसकी एनर्जी ही इतनी सफिशिएंट है या फिर इतना एडजस्ट करता है बढ़िया से यूवी से कि अपना यूवी का जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये बढ़िया इसको डिटेक्ट करता है और ये इजिली कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये शो कर देता है। ये अब आते हैं अपन पाई टू पाई स्टार पे। तो पाई टू पाई स्टार पे क्या हुआ कि अब ये किस में होगा? जनरली ये इसी में होगा जिसमें कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C रहने वाला है। C डबल बॉन्ड C रहेगा। तो अब अगर ये ग्राउंड स्टेट है, मतलब कि नॉर्मल, हमने लाइट वाइट अभी हमने कुछ नहीं दिया है इसको अभी, तो क्या होगा कि पाई टू यहाँ पर पाई है अपना होमो और ये अपना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। तो बढ़िया यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हमने HNu दिया ना 190 नैनोमीटर का, और यही 190 नैनोमीटर इसका फीचर है कि मतलब इसका इसी से हम लोग मालूम करते हैं कि इसमें C डबल बॉन्ड C है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होकर चला जाएगा पाई स्टार में। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर रह गया पाई में और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया अपना पाई स्टार में। एक चीज और नोट करना आप कि जो इसका स्पिन पहले था, मतलब ये इसका स्पिन डाउन है यहाँ पर,
इसका भी यहाँ पर स्पिन डाउन ही होने वाला है, तभी जाकर के ये ट्रांजिशन फेवरेबल रहा था। लैपोर्टे ट्रांजिशन हम लोग शायद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वापस से। जो डेल्टा एस होना चाहिए ना, चेंज इन स्पिन स्टेट, वो 0 होना चाहिए। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाकर वो काउंटर क्लॉकवाइज ही रहने वाला है। ठीक है, अब इसी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, अब देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। अब एक पूरी बातें सुन लिया करो, उसके बाद फिर आप नोट कर लेना, टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इसको के बैंड भी कहते हैं। एग्जाम में दे देगा कि भाई के बैंड ऐसे ऐसे है, तो आप नाम इसको ध्यान रखना कि के बैंड है ये। तो ये के बैंड, अब ये कहाँ होगा कि के बैंड हैपेंस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड वेयर मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल एल्कीन, एरोमेटिक कंपाउंड, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल भी क्यों? बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पर भी तो पाई है ही ना, ये कार्बोनाइल। अब ये अलाउड है, अलाउड क्यों है? अगेन बिकॉज पाई टू पाई स्टार दोनों का दोनों सिमिलर टाइप का है, इसी कारण यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4 होने वाली है। ठीक, तो पूरी की पूरी स्टोरी आप चाहे तो यहां से लिख लो, आप चाहे तो यहां से लिख लो, चाहे तो यहां से लिख लो कि इट इज द सेकंड लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन takes place in unsaturated compound in which multiple bond is present, alkene, aromatic compound वगैरह वगैरह, carbonyl compound, cyanide, takes place from 180 to 215। कोई इसका अपर, ये बताता हूँ मैं इसको पहले नोट कर लो आप, तो बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। जो सर नोट्स में इथाइलिन वाली एग्जांपल को ऐड करें कि ना? क्या लास्ट वाले में? हाँ ये एग्जांपल ना, हाँ ऐड कर लो, बढ़िया है, ये समझने हाँ में जी। आसानी होगा। हाँ इसको ऐड कर दो, इसको, इस चीज को ऐड करो और इस चीज को ऐड करो। सर ये अपर के आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्रैक्टिकली देयर इज नो अपर। प्रैक्टिकल देयर इज नो अपर लिमिट। इसका चाहो तो आप जो रीजन क्या है ये भी लिख सकते हो। देयर इज नो अपर लिमिट प्रैक्टिकली क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई डबल बॉन्ड है, अगर मान लो ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें हमने अगर बहुत ही लंबा सा अगर हमने कॉन्जुगेशन लगा दिया है ना, तो ये क्या लैम्डा क्या होगी? ये बहुत ही हाई हो जाएगी, मतलब कि बिल्कुल ये 400 600 नैनोमीटर बिल्कुल विजिबल रेंज में चला जाएगा। इसी कारण इसमें लिख रखा है प्रैक्टिकली देयर इज नो अपर लिमिट। तो चाहो तो यहाँ पर लिख लो प्रैक्टिकली देयर इज नो अपर लिमिट बिकॉज कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द लैम्डा, बिकॉज conjugation increases the lambda। सर डेल एस इज इक्वल्स टू 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये चेंज इन स्पिन स्टेट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सेकंड वाला, तो पहले से अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाकर भी काउंटर क्लॉकवाइज रहने वाला है। तो चेंज इन स्पिन स्टेट इज इक्वल टू 0। सर एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मतलब क्योंकि क्या होता है, हेलो। हाँ हाँ सर, एक्चुअली दो चीजें हैं, मतलब कि आपकी सिमेट्री, तो सिमेट्री आपका सेम रहना चाहिए, सिमेट्री की चीज नहीं आती है। और दूसरा जो है ट्रांजिशन तभी होगा अगर आपका स्पिन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो अभी ये आएगा दो, आएगा, मैं उसको हाँ अलग से करवा दूंगा। ये देखो मैंने अलग से डाल दिया स्लाइड को। ये सिलेक्शन रूल्स, ये सिलेक्शन रूल्स, या हाँ इसीलिए सिलेक्शन सिलेक्शन रूल्स रूल्स होते की हैं, वजह तो से, आप
तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि अलग से एनीवे आने वाला है। मैंने यहाँ पर समझा दिया इस कारण ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बट फिर से वो आएगा, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सर ये एथिलीन वाले में दोनों होमो बन जाएंगे? हाँ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, इसको हम लोग सोमो कह देते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देते हैं। अच्छा, नीचे वाले ऊपर वाले को, जो ऊपर है सर, ना, उसके बगल में ये होमो लिखा हुआ है ना इधर। हाँ इसको तो होमो कह दिया हमने, ये होमो हो गया। नहीं और ये सर, तो, सेकंड वाले में जब ट्रांजिशन हो गया तो इधर होमो लिखा हुआ है। हाँ ये तो होमो हो जाएगा ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो यही हो जाएगा, सिंपल हाँ आप वही मैं पूछ डेफिनेशन। रहा था, नीचे हाँ वो होमो ही रहेगा। नीचे वाला। बट इसका दूसरा नाम ना सोमो भी कहते हैं, कि सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप थोड़ा, आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। आगे चले, एक और ट्रांजिशन कर लेते हैं, फिर क्लास को डिस्मिस, ठीक है। हाँ जी सर। चलो अब आ जाते हैं थर्ड ट्रांजिशन में। तो थर्ड ट्रांजिशन अपना ये है। तो अब ये n टू पाई स्टार किस में होगा, जैसा कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है ना जिसमें कि डबल बॉन्ड भी है और साथ में जो सेकंड हेटेरो एटम है ना उसमें लॉन पेयर भी है, जैसे C डबल बॉन्ड O, या फिर C डबल बॉन्ड, या फिर N कह लो आप, ठीक है, इसमें भी हमारे पास एक लॉन पेयर है। तो ऐसा कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जहां पर के मल्टीपल बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी है, तो वहां पर ये ट्रांजिशन होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट ये आता है कि अब यहाँ पर तो लेकिन दोनों का दोनों होगा, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर इनके पास सारी चीजें हैं। अब ये हो गया, तो ये अपना हो गया n, और ये हो गया अपना पाई स्टार, और ये हो गया अपना पाई। अब एनीवे ये दोनों तो हमारा ज्यादा काम का है ही नहीं, तो इसको तो हम अब बात ही नहीं करने वाले ज्यादा। तो एक हो गया अपना पाई टू पाई स्टार का, और एक हो गया अपना n टू पाई स्टार। अब यही दोनों आने वाला है जो कि एनर्जी इसकी शो करने वाली है। तो अब जो ऐसा कंपाउंड होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों को दोनों ट्रांजिशन शो करने वाले हैं, क्योंकि दोनों को दोनों उस एनर्जी में आने वाला है। तो C डबल बॉन्ड O का होगा क्या कि पहला ट्रांजिशन A, इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है, पाई टू पाई स्टार वाले का एनर्जी ज्यादा है, मतलब क्या होगा इसका लैम्डा इसका कम रहने वाला है। लैम्डा कम हुआ एक पहली बात, बट इसकी एप्सिलॉन मतलब इसकी इंटेंसिटी इसकी हाई होगी ना, बिकॉज पाई टू पाई स्टार मतलब काफी सिमिलर सा है। इसी के लिए ये डायग्राम बनाया गया है कि मान लो कि ये रहा अपना एसीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में होगा क्या कि एक तो लैम्डा हमारा शो करने वाला है 195 नैनोमीटर पर, जो कि अपना पाई टू पाई स्टार के लिए होगा, बट इसकी ना एप्सिलॉन होगी कितनी, तो तब बता दो, 10 टू द पावर 4। और दूसरा होगा अपना जो छोटा सा यहाँ पर, ये अपना इसका एनर्जी क्या है, कम है, तो एनर्जी कम है मतलब इसका लैम्डा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बट इसका एप्सिलॉन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये n टू पाई स्टार अनसिमिलर सी है। इसी कारण ये दूसरा पिक दिखाई देगा इसमें, जो कि दिखाई देगा अपना 274 नैनोमीटर पर, और ये अपना n टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाला है, और इसका एप्सिलॉन कितना हो जाएगा अपना 100, और इसको हमने कह दिया आर बैंड कह दिया, ठीक है। ये आपको डेटा याद रखना होगा कि एसीटोन के लिए खास करके कि ये अराउंड ना 200 नैनोमीटर पर आएगा, और जो ये अराउंड है ये अपना 280 या 275 कुछ भी याद रख लो अपना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डेटा यूज करते रहेंगे वो लोग अपने, ठीक है। और साथ में आप ये ग्राफ बना लो कैसे ये दो पीक शो कर रहा है, मतलब कि पक्का हम समझ जाएंगे कि भाई उस केस में ना हेटेरो एटम है जो कि डबली बॉन्डेड अटैच्ड है। तो अब आप इसमें ये पॉइंट को नोट कर लो। पहला पॉइंट ये हो गया कि लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस एट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गया, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इन विच हेटेरो एटम इज अटैच्ड विद मल्टीपल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका ये सेकंड।
and then third is takes place in the range of 240 to 380 but practically no upper limit। फिर से वही कहानी, खूब बढ़िया कॉन्जुगेशन कर दो तो कुछ नहीं हो पाएगा इसका। एंड देन फोर्थ इज आप ये कर लो कि इंटेंसिटी कितना रहने वाला है, अराउंड 100 रहने वाला है, बिकॉज फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन। नोट कर लो इसको फटाफट। सर एक बार नो अपर लिमिट वाला फिर से समझा दीजिए। देखो इस केस में नो अपर लिमिट मैंने क्यों बोला था, क्योंकि कॉन्जुगेशन वैसे अभी आगे में आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एनी लैम्डा, बट अभी फिलहाल के लिए आप जान लो ना कि जब कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जैसे अगर सी डबल बॉन्ड ओ हमारा ये सिंपल एसीटोन है, बट मान लो कि हमने इस ग्रुप से ना कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल बेंजीन, एक बेंजीन, दो बेंजीन, तीन बेंजीन, खूब सारा बेंजीन लगा दिया, कि क्या हुआ, कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कॉन्जुगेशन बढ़ जाने के कारण क्या होगा ना कि ये जो होमो लुमो गैप अभी था, जो गैप है ना इस वाला का, ये गैप और भी ज्यादा कम हो जाएगा, बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपना इंक्रीज कर जाएगा। इसी कारण प्रैक्टिकली नो अपर लिमिट, बिकॉज अगर कॉन्जुगेशन खूब बढ़ा दिया हमने, खूब बढ़ा दिया तो लैम्डा खूब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसी कारण। तो बेसिकली आपको नोट क्या क्या करना है, नोट यहाँ पर करना है आपको, ये चारों पॉइंट नोट करना है, ये वाला, और एसीटोन का ये ग्राफ नोट कर लो आप। ये ग्राफ मैंने इस कारण यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आ गया ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं, कोई भी सी डबल बॉन्ड ओ का अगर क्वेश्चन आ गया और अगर आपने ये ग्राफ ड्रॉ करा है, समझो कि +1 मार्क्स अलग से। सर एक बार ग्राफ दोबारा समझा दें। ग्राफ का क्या, ग्राफ एक बार थोड़ा समझा दे दोबारा से। देखो ग्राफ में क्या है ना कि जो एब्जॉर्बेंस है इसी को तो कहते हैं ना एप्सिलॉन। यस सर। एब्जॉर्बेंस और एप्सिलॉन दोनों डायरेक्टली एसोसिएटेड है, और जो एक्स एक्सिस है इस पर अपना लैम्डा नैनोमीटर है। तो लैम्डा जो 190 के राउंड में होने वाला है, कम लैम्डा में होने वाला है, ये अपना कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार होगा, बिकॉज इसकी एनर्जी ज्यादा है। बट इसका जो एप्सिलॉन है ना वो ज्यादा होने वाला है, अराउंड 10⁴ होने वाला है। इसी कारण ये वाला पॉइंट अपना ऊपर में है, ये एब्जॉर्बेंस में, और ये अपना 194 के राउंड में। बट ये अपना ये वाला जो पॉइंट है ये अपना यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि ये अपना 275 नैनोमीटर, लैम्डा ज्यादा है बट एब्जॉर्बेंस कम है इसका। एब्जॉर्बेंस कम क्यों है, क्योंकि n टू पाई स्टार ये अनसिमिलर सा है, इसी कारण ये अपना इसका हो गया, एब्जॉर्बेंस कम है इस कारण ये आ गया। ये जरूरत नहीं समझने का कि ये ऐसे से ऐसे क्यों हुआ, इतना ऐसे से क्यों हुआ है, बस दो पीक को हम समझते हैं, ये पीक नंबर 1, पीक नंबर 2। क्लियर ना? यस सर। सर फॉरबिडन और अलाउड ट्रांजिशन में बस यही होगा ना कि पाई टू पाई स्टार अलाउड होता है और सिग्मा टू पाई स्टार फॉरबिडन होगा, मतलब इस टाइप से अगर सिमिलर ऑर्बिटल्स है हाँ तो वो अलाउड है। हाँ, आप चाहो तो एक जगह अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ना तो ऐसे कहीं छोटा सा बॉक्स बना करके और सिंपल ये कर लो कि सिमिलर ट्रांजिशन अलाउड, और बस यहाँ पर ये लिख लो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। सेकंड बॉक्स बना लो बगल में ही कि डिसिमिलर ट्रांजिशन, और इसमें कर दो आप क्या कर दोगे, n टू पाई स्टार और n टू सिग्मा स्टार, बस।
एक बार ये के बैंड क्यों बोलते थे ये बता देंगे? कोई रीजन नहीं है, बस नाम बोल दिया। ओके सर। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना किसी को भी, मतलब उसका मन में आ गया उसने दे दिया नाम उसको। सबको हो गया ना? Yes. यस सर। यस सर। तो फिर मेरे ख्याल से क्लास को आप डिस्मिस कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसके अलावा आगे पढ़ लेंगे। बट मैं ये करूंगा कि जो पीडीएफ है ना इसको मैं शेयर कर दूंगा, और जहां तक हमने करा है उसको आप एक बार रीडिंग, नोट्स तो काइंड ऑफ बन ही चुका है, बट एक बार ही आप रीडिंग उसको दे लेना, तो थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी क्या चल रहा है क्लास में जो फिर से। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे। Thank you, sir. भावना सिंह बोल रही है सर इसका साइन स्पेक्ट्रो, वो मिल जाएगा, पहले एक बार थ्योरी तो कर लेना, तो फिर क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो इशू नहीं है, क्वेश्चंस कर लेंगे।